नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव, इन सभी को समझने व आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। भारतीय अवाम ताकत दल का की यह कोशिश इस आधार पर कि हमारा ये देश है, जो देश है वो भारत राष्ट्र है, जो कि भारत के संविधान के द्वारा ये संचालित है, नियंत्रित है, आदेशित है और निर्देशित है। मतलब इट इज कंडक्टेड, कंट्रोल्ड, मैंडेटेड एंड डायरेक्टेड के कारण जो है हमारा ये भारत राष्ट्र, भारत गणराज्य है, इंडियन रिपब्लिक है, भारतीय गणतंत्र है। जो झूठ बोलने वाले आरएसएस जैसे लोग कि ये हिंदू राष्ट्र है, उनकी बातों में जरा मत आइए। वास्तविकता यही है कि हमारा ये देश भारत गणराज्य है, भारतीय गणतंत्र है और इंडियन रिपब्लिक है। तो जब हमारा राष्ट्र ये भारत है, एक संवैधानिक इकाई है, तो इसमें सिर्फ बात होनी चाहिए भारतीयता की, और जो कि भारतीय अवाम ताकत दल इसी चीज को उठा रहा है। अब हमारे भारतीय भाई बहन भी इसमें शामिल हो रहे हैं। कितनी स्पीड है यह एक यह विषय बन सकता है, लेकिन भारतीय भाई बहन इसमें शरीक हो रहे हैं और हमारी मातृभूमि भारत के कोने कोने से लोग शरीक हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। कितनी गति है यह देखने की बात है, लेकिन गति जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये समस्या बड़ी माने जकड़ी हुई है। परत दर परत समस्याएं जो है वो माने बिठाई गई हैं, तो आधे मन से नहीं होगा, पूरे मन से, पूरी तल्लीनता से हम हमारे भारतीय भाई बहन इसमें लगेंगे। लगना क्या है? वही जागरूकता जो भारतीय अवाम ताकत दल बता रहा है। पूरे देश में जागरूकता जो है भारतीयता का कहलाना है, और साथ साथ भारतीयता लाने के लिए जो उसमें रुकावटें हैं, रुकावटें मतलब जो विखंडन है, जो बिखराव है कई रूपों में, कई खतरनाक रूपों में, जातिवाद है, संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता है, भाषावाद है और भाषागत जो है प्रांतवाद है, क्षेत्रवाद है, समूहवाद है, ये सभी जहरवाद हैं। तो ये खतरनाक जो है वो रुकावटें हैं, इनको भी दूर करना है। और साथ साथ नफरत फैलाने वाले जो तत्व हैं वो इस मुल्क की भारतीय एकता के बहुत खतरनाक शत्रु बने हुए हैं। और इन नफरत फैलाने वालों के तत्वों का सबसे बड़ा जो सरगना है वो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ।
और बाकी सब तो माने इर्द गिर्द घूमने वाले सैटेलाइट हैं, लेकिन जो सरगना है वो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। बाकी छोटे मोटे यति नरसिम्हानंद सरस्वती भी है, असदुद्दीन ओवैसी भी है, अकबरुद्दीन ओवैसी भी है, तौकीर रजा भी है, शफीकुर रहमान वर्क भी है, और ये चंद्रशेखर रावण भी है, वामन मेश्रम भी है, राजरत्न अंबेडकर भी है, प्रकाश अंबेडकर भी है, जीतन राम मांझी भी है, संजय निषाद भी है, और भी हैं। ये छोटे मोटे हैं, लेकिन इन सब का सरगना कौन है? पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। वो उसकी बातें आप लोग सुनेंगे बड़ी ऊंची ऊंची, लेकिन उसकी जो कोर मेंटेलिटी है उसके बाद कहने का, सिर्फ नफरत फैलाने का, वो भी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर और उनका जो मान आस्था वाला जो पंथ है इस्लाम पर आक्रमण करते हैं, नीचा दिखा करके। तो ये बहुत खतरनाक एक किस्म का अपने देश में नफरत फैलाने वाला वो तत्व है। इन सारे तत्वों, जब तक ये तत्व रहेंगे, हमारे देश में एकता आने में बहुत बड़ी बाधा पड़ेगी। और हमारे भारतीय भाई बहनों के क्या एक बहुत बड़ा तबका जो है विकास और रोजी रोटी से पहले वो कहता है कि हमको सिर्फ सम्मान चाहिए और सुकून चाहिए। तो सम्मान और सुकून दोनों को ये छीनने वाले ये जो है ये इन तत्वों का जो गिरोह है, जो कि शुरू होता है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ से और जीतन राम मांझी और संजय निषाद तक पहुंचता है, या प्रकाश राजभर तक पहुंचता है। बीच में जो है ये प्रकाश अंबेडकर, रत्न अंबेडकर, वामन मेश्रम, चंद्रशेखर रावण, यति नरसिम्हानंद सरस्वती, तौकीर रजा, शफीकुर रहमान वर्क और असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, ये सब। और इनकी विशेषता यह है कि यह एक दूसरे का नाम तक नहीं लेते हैं। तो समझ जाइए, चूंकि इन सबों का मकसद एक ही है, यानी भिन्न भिन्न रूपों में जो दिखाई देते हैं, इनका मकसद एक ही है, नफरत फैलाना। कुछ तो ऐसे हैं कि भी बाबा साहब का नाम लेते हैं और नफरत फैलाते हैं। बाबा साहब ने हमारे जो हमारे भारतीय समाज के जो पिछड़े तबके हैं, उनके उत्थान के लिए पूरा जीवन लगा दिया, और लेकिन कभी भी उन्होंने प्रतिशोध की भावना से काम नहीं किया और बड़ी सावधानी से मैंने उसके निदान के लिए वो रास्ते बताए। उन्होंने ये कहा कि भाई हमारे इस तबके के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, बहुत बड़ा शोषण हुआ है, इसको बहुत चोटें और घाव मिले हैं, इसको एक मरहम लगाने की जरूरत है। वो मरहम क्या हो सकता है, वो भी विषय भारतीय समाज के विवेक पर उन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन भारतीय अवाम ताकत दल उनके आदर्शों को महसूस करते हुए हमेशा कहता है कि जिस मरहम की बात बाबा साहब करते हैं या किए थे, तो उनके मरहम का मतलब है सबसे बड़ा जो हीलिंग बाम है, जो मरहम है, वो है इनको सम्मान देने का, वो भी बराबरी का, जो कि अभी काफी हिस्सों में बाकी है। तो बाबा साहब यदि हम इनको बराबरी का सम्मान, वो भी भारतीय नागरिक है, भारतीय नागरिक की बराबरी का सम्मान हम जब हम देंगे, तब जाकर बाबा साहब के आदेशों का, आदर्शों का, निर्देशों का पालन होगा। लेकिन ये वामन मेश्रम के रहते हुए, चंद्रशेखर रावण के रहते हुए और प्रकाश अंबेडकर के रहते हुए, राजरत्न अंबेडकर के रहते हुए ये बहुत बड़ी बाधा रहेगी। तो इनके मंसूबों को भी पस्त करना होगा। और लेकिन इसकी जिम्मेदारी हमारे जो पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं, जो उपेक्षित भारतीय भाई बहन हैं, उनके ऊपर है कि इनके मंसूबों को पस्त करिए, इनकी सभाओं को शून्य करिए
और तब जाकर के बाबा साहब के आदर्शों का पालन संभव होगा। और उसी प्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और यति नरसिम्हानंद सरस्वती के मंसूबों को पस्त करना होगा, तभी ये भारत राष्ट्र अपने असली स्वरूप को प्राप्त कर सकेगा। लेकिन इनके रहते हुए हमेशा जो है वो नफरत फैलती रहेगी, और जिस सुकून और सम्मान के आकांक्षी हमारे भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसका है ये कभी भी संभव नहीं हो पाएगा जब तक ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और यति नरसिम्हानंद सरस्वती की गतिविधियां जो है शून्य नहीं होंगी। भारतीय जनता दल ने भी बताया कि इनकी गतिविधियों को शून्य करने के लिए, इनके मंसूबों को कुचलने के लिए जो पहला कदम है कि इनकी सभाओं को शून्य करिए, इनको काली झंडी दिखाइए, तब धीरे धीरे इनके हौसले पस्त होंगे। और उसी प्रकार खतरनाक जो है ये असदुद्दीन ओवैसी है, उसका भाई अकबरुद्दीन ओवैसी है, और ये तौकीर रजा और शफीकुर रहमान। लेकिन तौकीर रजा और शफीकुर रहमान जो है ये पाले जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के द्वारा, अखिलेश के द्वारा। तो अब ये बात यदि अखिलेश जी से कहा जाए तो क्या सुनेंगे? वो सुन नहीं सकते। यानी काफी संभव कि इन्हीं के भरोसे शायद उनको वोट मिलता होगा, उनको वोट मिलता होगा। तो इसलिए अब जिम्मेदारी किसकी है? हमारे अवाम की है कि अखिलेश जैसे या समाजवादी पार्टी जैसे जो कि तौकीर रजा और शफीकुर रहमान जैसे लोगों को पालते हैं, तो उनको माकूल जवाब दिया जाए और उनको जो उनकी पात्र जगह है वहां पर पहुंचाया जाए। जरूरत इस बात की है, लेकिन देखिए अब बीजेपी वाले कभी भी इस तरह की बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं बस टोटी चोर का करके बस छोड़ देते हैं। टोटी चोर कहते ही जो है एक विनोद प्रहसन मजाक की बात आ जाती है, लेकिन जो गंभीरता है कि अखिलेश यादव के द्वारा जो है या समाजवादी पार्टी के द्वारा ये तौकीर रजा और शफीकुर रहमान जो कि वो हमारे देश में नफरत ही फैलाते हैं। और तालिबान की जब कामयाबी होती है अफगानिस्तान को कब्जा करने में, तो उसके समर्थन में खुशियां मनाते हैं। और ये अखिलेश महोदय जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो आतंकवादियों के ऊपर से आतंकवादियों के ऊपर जो है जो मुकदमे रहते हैं उसको वापस लेने की कोशिश करते हैं। तो हमारी आवाम जो है, और जब उनका शासन रहता है तब उस वातावरण को जरा हमारे सभी भारतीय भाई मान देखें। वो माने इनके शासन का वातावरण तो हमारे वो उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा भी होगा कि वो माफिया राज, गुंडा राज, दादाओं का राज, जिसकी चाहे वो संपत्ति ले लो, जिसका चाहे वो पेट्रोल पंप ले लो, जिसका चाहे वो घर पर कब्जा कर लो। और रजिस्ट्री वगैरह जो है वो इन्हीं के नेताओं की मैंने वो तहसील बने इन्हीं के नेताओं के यहाँ भी मिली है, ऐसे भी वो। और भ्रष्टाचार ऊपर से इनके जो है पुष्पराज जैन और कौन पीयूष जैन के यहाँ कैश मिले। खैर अब वो ये बीजेपी वाले तो बस उस चुनाव के वक्त में वो कैश दिखाए, इसके बाद भूल भाल गए और पुष्पराज जैन का पीयूष जैन का क्या हुआ कुछ पता नहीं। तो भ्रष्टाचार भी लोग बताते हैं कि कई अखिलेश यादव के कई हॉस्पिटल कई जगह इनके उद्योग भी चलते हैं। तो वो सिर्फ जो है वो भ्रष्टाचार के नमूने हैं। और अखिलेश यादव कोई अकेले थोड़ी हैं, मायावती भी है, आरजेडी जो है आरजेडी का लालू प्रसाद भी है, उसके बेटे तेजस्वी और वो तेज प्रताप भी है। यही हाल जो है वो ममता बनर्जी का भी है, यही हाल जो है वो शरद पवार का भी है, उद्धव ठाकरे का भी है। तो ये सब जो है समाज को विखंडित भी करते हैं और देश को लूटते भी हैं।
और देश को लूट करके आकर के टीवी चैनलों पर ये कहते हैं कि महंगाई 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 और बेरोजगारी बेरोजगारी। भारतीय जनता दल ने तो कहा है कि इन सबके जो लूटे हुए जो लूट का माल है या जो काला धन के रूप में इधर उधर छिपाए हुए हैं, यदि उनके काला धन को ही ला दिया जाए, ला करके डीजल में सब्सिडी या छूट दी जाए, तो काफ़ी महंगाई कम हो सकती है और हमारे आम और जो गरीब भारतीय भाई बहन हैं जो कि महंगाई से पिस रहे हैं, उनको राहत भी दी जा सकती है। लेकिन इस पर एक भी जो ये समाज में विखंडन करने वाले जो जिनका अभी नाम लिया गया है और हमारे सभी भारतीय भाई बहन जानते भी हैं, एक भी जो है वो राजनीतिक दल जो है इसका नाम नहीं लेता है। बस एक पाखंडी रूप में कि महंगाई 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 और बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी। ये कभी नहीं लेते, कहते कि भाई कि हमारा या इनका जो लूटा हुआ जो धन है, काला धन है, उसको सरकार लाए और डीजल पर सब्सिडी दे। ये नहीं कहते हैं। और यही नहीं, और इसीलिए जो जेएनपीसी ने जो लूटा है इस देश को 60 सालों में, $16 ट्रिलियन, मतलब 14 लाख करोड़, उस पर भी इन्हीं दलों की घिघी बंद रहती है। इसलिए कि यदि वो नाम लेंगे तो जेएनपीसी पलट करके यानी इनके लूट के काला धन पर वो हमला करेगी। तो ये आपस में मिले हुए हैं और एक जनता को भुलवाने का बस लगता है कि बड़े वो खैरखा और हितैषी हो गए महंगाई महंगाई बोलते हुए। तो महंगाई के विषय में हमारे सभी भारतीय भाई बन जाने कि इन्हीं के द्वारा लूटे हुए काले धन को यदि मोदी जी ला दें तो बड़े आराम से महंगाई कम हो सकती है। लेकिन मोदी जी ऐसा नहीं करेंगे। ये छद्म राष्ट्रवादी हैं, देश के लुटेरे और दुश्मनों को पालने वाले। तो इसी संबंध में कोई भारतीय भाई थे, शायद कर्नाटक के या केरल के, वो ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, मोदी जी को चाहिए कि जो भारतीय आवाम ताकत दल रास्ता बता रहा है इसको बहुत गंभीरता से सोचें। और जो सोच रहे हैं कि भारतीय आवाम ताकत दल को हटा करके कांग्रेस को समाप्त कर देंगे, तो यह असंभव है। कांग्रेस बहुत ही खतरनाक किस्म की विष बेली है। किसी वक्त में बहुत बड़े विष वृक्ष का रूप धारण कर सकती है। और एक बार अब की बार वो सत्ता में आई तो बीजेपी को या किसी को जो 1000 साल तक भी शासन में नहीं आने देगी और पूरी संस्था को संविधान संस्था को तहस नहस करके जो है वो बेकार कर देगी। और वो सत्ता पर 1000 साल तक, इसलिए कि अब उसको अनुभव हो गया है कि सत्ता कैसे फिसली है उसके हाथों से। तो ये बीजेपी भूल जाए, ये बात हमारे एक भारतीय भाई ने कहा और वो बात सत्य भी है। जो ये खतरनाक खेल मोदी महोदय खेल रहे हैं इस जेएनपीसी को पाल करके, ये बहुत ही बुरी तरह से जो है बुमरैंग करेगा, बैकफायर करेगा। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इन समूह की बातों में न आइए। आप भारतीयता के आधार पर एक होइए और उस एक होने में जो रुकावट है, जो जितने ये नफरत फैलाने वाले जो हैं, जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ से लेकर के जो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, यति नरसिम्हानंद सरस्वती, तौकीर रजा और ये शफीकुर रहमान वर्क, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी और प्रकाश अंबेडकर, राज रत्न अंबेडकर, चंद्रशेखर रावण, वामन मिश्रम, जीतन राम मांझी, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर इत्यादि, और इनके अलावा जो ये राजनीति, अच्छा ये जितने भी तत्व बताए गए हैं, यह राजनीतिक दलों के ये पालतू हैं सब, उन्हीं के द्वारा पाले गए हैं और उन्हीं के द्वारा फंडेड भी है। तो जड़ वहां पर है। जड़ जो है, इसकी जड़ जो है, जैसे ये
पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है। तो इसकी पूरी की पूरी फंडिंग है बीजेपी वाले और जेएनपीसी वाले, कांग्रेस वाले दोनों कर रहे हैं इसको। तौकीर रजा और सब्बीकुर रहमान तो खैर उसी के हैं, समाजवादी के। असदुद्दीन ओवैसी जो लोग बताते हैं कि कुछ ही वर्ष पहले जो है ये जो शायद जनपद पर मस्जिद है उसी के पास वो रहता था, और कुछ ही दिन में इसके बाद 15,000 करोड़ की संपत्ति इसने अर्जित किया है। और तो ये सब समाज के बहुत खतरनाक कोड हैं सब। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन ये आपकी मानसिकता पर खेती करते हैं, और हम सभी को उस मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा। तभी तो ये असदुद्दीन ओवैसी बोलता है हमारा समाज। उसको सिखा दीजिए ना कि तुम्हारा कोई अलग से समाज नहीं है, समाज तो एक ही है, भारतीय समाज। उसको तोड़ने की कोशिश मत करो, और ये तोड़ने की कोशिश करोगे तो ये पूरा समाज जो है तुमको अच्छी तरह से तोड़ करके रख देगा। तो समाज तो एक ही है, भारतीय समाज। इस समाज को तोड़ने की कोशिश करोगे असदुद्दीन ओवैसी, तो ये समाज जो है जागरूक होकर के तुमको इस तरह से तोड़ेगा कि शायद तुमको ठिकाना भी नहीं मिले इस भारत में। और ये भी है जो लोग इस देश में वो हिंदू सनातन मंदिर और वो इसके बाद जो है मस्जिद इस्लाम की बात करते हैं सार्वजनिक जीवन में, सार्वजनिक बहस में, वो इस देश के बहुत ही खतरनाक शत्रु हैं सभी। जो हमेशा हिंदू सनातन की बात करें, मंदिर की बात करें, जो इस्लाम की बात करें, कुरान की बात करें, वो भी सार्वजनिक जीवन में वो इस देश के बड़े वो खतरनाक शत्रु हैं। हमारा देश यदि महफूज रहेगा, मजबूत रहे, ये सभी को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हमारा देश मजबूत रहेगा, महफूज रहेगा, हिंदू सनातन के साथ साथ इस्लाम पंथ और भी पंथ जो है महफूज रहेंगे। उनके जो क्रमशः जो धर्म ग्रंथ हैं, क्या माने वेद है, रामायण है, गीता है, पुराण है, वो सभी अपने अपने स्थानों पर सुरक्षित रहेंगे। कुरान और जो भी है वो भी सुरक्षित रहेगा, महफूज रहेगा। लेकिन ये क्या है कि ये सबसे पहले जो है उसी की बात करेंगे, वो भी देश के ऊपर है, यानी देश की नींव को खोद करके। ये मंसूबा है इन सबों का। और देखिए जब इसकी बात की जाती है तो ये सभी नहीं, थोड़े से होते हैं, माने जो तबके के थोड़े से ही, यानी 2-4% का इनका हिस्सा होता है। लेकिन इस तरह से दिखाते हैं कि लगता है पूरा हावी है। हाँ, हावी होने की कोशिश जरूर करते हैं सब। तो अब हमारी आवाम जो है इनको ठीक से पहचाने और इनके मंसूबों को कुचलने का जो हमने बताया है वो भी, और भी इससे कारगर कोई उपाय हो सकता है, वो उपाय करिए। और देखिए भारतीय जनता दल माने इन देश में नफरत फैलाने वालों के मंसूबों को कुचलने के लिए, उनकी सभाओं को शून्य करने की जब बात करता है, तो देश के जो गद्दार पत्रकार हैं, ये आशुतोष जैसे, वो ये कहते हैं कि सबकी सभाओं की बात नहीं कही जा रही है। इसलिए इसी पहचान होती है कि आशुतोष जैसे कितने बड़े खतरनाक गद्दार हैं, पत्रकार हैं जो है इस देश के। भारतीय जनता दल कहते हैं कि जो इस देश में नफरत फैलाने वाले तत्व हैं, उनकी सभाओं को शून्य करके उनके मंसूबों को कुचलना होगा। नाम भी ले लिया इसने, भारतीय आवाम ताकत दल ने। और ये भी बताया कि ये एक दूसरे में जैसे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है कभी भी वामन मेश्राम का नाम नहीं लेता है, और उसी प्रकार वामन मेश्राम भी कभी भी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का नाम नहीं लेता है। तो बचा लीजिए, ये सब के सब या तो कहिए कि ये मिले हुए हैं और एक ही मकसद
कि देश में नफरत फैलाना है, उसी काम को अलग अलग जगहों से अलग अलग क्षमताओं में और अपने अपने तरीकों से नफरत फैला रहे हैं, और हैं सब एक ही। तो उन्हीं के मंसूबों को कुचलने के लिए जो पहला कदम है कि इनकी सभाओं को सुन करिए, ये तो भारतीय आवाम ताकत दल के इस निबंधन को आशुतोष जैसे गद्दार पत्रकार कहते हैं कि भाई ये कहते हैं कि ये सबकी सभाओं को सुने करिए। तो आशुतोष जैसे मैंने जो देश के दुश्मन किस्म के पत्रकार हैं, जैसा कि उनका माइंडसेट है, जैसा कि उनकी मानसिकता है, वो यही बोलेंगे। भारतीय जनता दल ने कहा है कि राजनीतिक दल और ये मीडिया किन मुद्दों को पर बहस कराती है, इससे इनकी खतरनाक जो मंसूबे हैं वो सामने आते हैं। इसमें देश को जरूरत है कि देश में एक एकता स्थापित हो और वो भी बिखराव को समाप्त करके, ये इनकी चर्चा का विषय नहीं होता है, ये इनके विषय नहीं होता है। हर वक्त 24 घंटा ये हिंदू मुस्लिम किए रहते हैं, वो भी बेहयाई के साथ। जो भी इस तरह की मान लीजिए वारदातें होती हैं, कोई मान लीजिए वक्तव्य दे दिया, नुपुर शर्मा ने वक्तव्य दे दिया, किसी ने या जो टी राजा सिंह ने वक्तव्य दे दिया, जो भी है, और उसके प्रतिक्रिया में कोई कह रहा है कि यानी सरतन से जुदा या कोई हिंसा भी कर देता है। इस तरह की हिंसाएं भी जो हो रही हैं। इसके पहले वो मॉब लिंचिंग, माने जो पीट कर मार जाने की जो घटनाएं हैं, ये सभी जो है कानून व्यवस्था के विषय हैं। ये राज्य सरकारों का दायित्व बनता है कि इस तरह की घटनाओं को इस तरह से कुचलें कि अपराध करने वाले जो है वो भयभीत हो, खौफ हो। अब चूंकि अपराधियों के मंसूबों को वो कुचला नहीं जाता है, उनके हौसले बड़े हुए हैं, तो इस तरह के अपराध हो रहे हैं। कि किसी ने नुपुर शर्मा ने मान लीजिए बयान दे दिया, वैसे उसका बयान जो है बिल्कुल वो निंदनीय है। एक जनमत तैयार करना चाहिए, इस तरह का बयान बंद करो, लेकिन उसके प्रतिक्रिया में फिर ये देश के दुश्मन शुरू करते हैं कि तन से जुदा और हिंसा भी करते हैं। कन्हैया लाल वहां का था ना, अजमेर का, उसको सबों ने मार दिया। तो ये शुद्धता, ये जो विषय हैं, राज्य की जो कानून व्यवस्था के विषय हैं, और ये उनका दायित्व बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के तत्वों पर ऐसी कार्रवाई करें और सख्ती से, और वो सख्ती जो है मैंने जो भी स्थिति की मांग हो उस सीमा तक, यदि इनका वो इनकाउंटर भी करना पड़े, कोई हर्ज नहीं, करिए अवाम के हित में, तो ताकि अपराधी जो है खौफ खाए। जब तक अपराधियों के दिमाग में खौफ नहीं होगा, तब तक इस तरह की वारदातें बंद नहीं होंगी। तो ये करने की जरूरत है। अब जैसे जो योगी महोदय का जो वातावरण है, तो उनकी कोशिश है, खास करके जब ये ईद हुआ और इसके बाद रामनवमी हुआ, तो योगी महोदय की शक्ति के कारण, यानी जो बिल्कुल ये घटनाएं नहीं हुई, जबकि देश के अन्य क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं हो गई। तो योगी महोदय का कुछ शक्ति जो है वो काम किया है, लेकिन उनकी शक्ति थोड़ा माने इसलिए जो है वो पूरी तरह सफल नहीं है या नाकाम है कि जो यह शक्ति अपराधियों को निपटाने का या उनको इलिमिनेट करने का जो इनका अभियान है योगी महोदय का, वह जातिगत दिखता है, संप्रदायगत दिखता है। ये समस्या है। इसी से अब जैसे मैंने कि काफी दूध इकट्ठा करिए, उसमें एक बूंद भी यदि इसका नींबू का पड़ जाए तो पूरा दूध आपका फट जाएगा।
तो अपने राज्यों से या अपने समाज से अपराधियों का सफाया जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मार्मिक विषय है। लेकिन यदि इसको जातिवाद का रोग लग जाए, संप्रदायवाद का या सांप्रदायिकता का रोग लग जाए, पूरा का पूरा प्रयास जो है वो विषाक्त हो जाता है और वो निष्फल हो जाता है और निष्फल दिखता भी है। अब जैसे इन्होंने जो है मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की, अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई की, आजम खान के खिलाफ कार्रवाई। अब इन कार्रवाइयों का कोई विरोध नहीं है, लेकिन जब आप यहीं तक रुक जाएंगे, आपके बगल में जो है वो रघुराज प्रताप सिंह, इस पर आपकी खामोशी रहेगी और उसने जो राजनीतिक दल बना लिया है, क्या 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 सत्ता पार्टी, राष्ट्रीय सत्ता पार्टी को कुछ ऐसे ही है, उसके साथ आप गठजोड़ करेंगे। कोई भदोई का मिश्रा है, इतना बड़ा वो माफिया, वो आपकी नज़र में नहीं आएगा। धनंजय सिंह जौनपुर वाला आपकी नज़र में नहीं आएगा। हर्षशंकर तिवारी का बेटा है, वो आपकी नज़र में नहीं आएगा। और रविंद्र प्रताप शाही के जो वंशज हैं वो भी इस तरह से माफिया में आपको नज़र नहीं आएंगे। तो निश्चित रूप से जनता भी देखेगी, देश के लोग भी देखेंगे। और वैसे भी मैंने इतने महत्वपूर्ण विषय और प्रयास कि प्रदेश से जो है वो अपराधियों का, माफियाओं का, गुंडों का सफाई करने वाला अभियान, कोशिश को जब जातिवाद का रोग लग जाए, संप्रदायवाद का रोग लग जाए, सांप्रदायिकता का रोग लग जाए, तो निश्चित है कि वो निष्फल हो गया। तो यही वो योगी महोदय का सबसे बड़ा जो है माना ये कमी है। कुछ प्रयास तो हुआ, इस बात नहीं, उसको इनकार नहीं किया, उसको इनकार नहीं किया जा सकता जैसा कि मैंने अभी वो बताया हुआ है। लेकिन यदि उसको सांप्रदायिकता और जातिवाद का रोग लगा हुआ है इस प्रयास को, तो निश्चित है कि वो अपने मकसद को हासिल नहीं कर पाएगा। और दूसरी बड़ी जो माने इस हमारे देश को, प्रदेश को जो नुकसान वो पहुंचा रही है योगी महोदय का, वो अब ज़्यादा विषय में ज़्यादा उनके विषय में कहना ठीक नहीं है। बाकी जो उनका शासन प्रशासन अपने स्थान पर है। बाकी तो जो अखिलेश यादव पता नहीं क्या उनके प्रति जो है प्रतिक्रिया व्यक्त करता रहता है कि संवैधानिक पद पर बैठ करके और संविधान शपथ लेने के बाद वो संविधान का अपमान जो करते हैं, यह इस देश को बर्दाश्त नहीं है। यह योगी महोदय भी जान लें। संविधान ने हमारे देशवासियों को जो वजूद बताया है और जो वजूद बताया, जो हमारा अस्तित्व जो है, वजूद पहचान कि हम सिर्फ भारतीय हैं, हम भारतीय नागरिक हैं, इसको सीधे नकारते हैं योगी महोदय। कहते हैं कि हम गर्व से हम हिंदू हैं। ये बिल्कुल संविधान विरोधी है योगी महोदय। लोगों की आंखों में धूल मत झोंकिए और लोगों को इस दिशा में कट्टरवादी होने का जो वो रास्ता मत बनाइए। अब बोलिए भाई हम सिर्फ भारतीय हैं, हमने उस संविधान की शपथ लेकर के हम मुख्यमंत्री बने हैं जो संविधान कहता है कि हम सिर्फ भारतीय हैं, भारतीय नागरिक हैं। तो अपनी अवधारणा को दुरुस्त करिए। और इसका बहुत गलत संदेश जाता है। और आपका एक जो कोई इस्लाम आस्था वाली भारतीय भाई बहनों के तबके की कोई माने भारतीय बहन थी जिसके साथ अभ्यास कर रहे थे, आपने गलत कोट किया था कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमको हिंदू होने पर गर्व है। योगी महोदय जान लीजिए कि स्वामी विवेकानंद जी ने कभी नहीं कहा था कि वो उनको हिंदू होने पर गर्व है और उनका धर्म हिंदू है। स्वामी ये अपने अवधारणा को दुरुस्त कर लीजिए। उन्होंने हमेशा भारतीय दर्शन की बात कही है, भारतीयता की बात कही है। और उनका धर्म क्या है
इसके विषय में भी भारतीय वक्ता के दल ने इसी यूट्यूब के माध्यम से बताया हुआ है कि स्वामी विवेकानंद ने एक मौके पर कहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने एक मौके पर कहा था कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, और इसी प्रभु की सेवा करना और उसकी सुख सुविधा का चिंतन करना ही हमारा धर्म है, और इसके आगे मैं किसी धर्म को नहीं मानता। सब उन्होंने कहा कि जो मनुष्य है उसी की सेवा करना, उसी की सुख सुविधा का चिंतन करना ही उनका धर्म है। उनका धर्म हिंदू नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया, इतना आप ही जान लीजिए। वैसे आपके शासन प्रशासन की काफी अच्छाइयां भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी बहुत गड्ढे भी हैं। गड्ढे ये है भ्रष्टाचार। शायद आप योगी महोदय आपको पता नहीं, इसलिए कहा जा रहा है कि ये आवाम की तकलीफें हैं। भ्रष्टाचार जो है आपके जमाने में, बीजेपी के जमाने में उस भ्रष्टाचार की कीमत बढ़ गई है। जहां पर लोगों को रिश्वत देना पड़ता था 5 से, आज वहां पर देना पड़ता है उनको 5000। तो इसको देखिए ना, जो भ्रष्टाचार कम नहीं हो बल्कि उसके रेट बढ़ गए हैं, और भ्रष्टाचार महंगा हो गया। और योगी और मोदी जी की एक केंद्रीय योजना है, वो रोजगार देने की, कौशल विकास और मुद्रा योजना, कहां तक आप चला रहे हैं, इसको भी देखिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो संगठन आपके इर्द गिर्द हैं, जैसे आपका वो हिंदू युवा वाहिनी बजरंग दल जो है, उनकी गतिविधियों को जरा ध्यान से देखिए ना। वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के साथ यानी क्या बर्ताव करते हैं। वो एक और कहते हैं कि हम सनातनी हैं। योगी जी, पता नहीं ये वीडियो आपके पास जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन किसी माध्यम से पहुंचता है। आपके प्रयास कुछ अच्छे हैं, नो डाउट, लेकिन कुछ ऐसे गड्ढे हैं जो कि आपके प्रयास उसी गड्ढे में वो फंस जा रहे हैं। तो जो इर्द गिर्द आपका जो है मैंने हिंदू युवा वाहिनी के नाम से या बजरंग दल के नाम से या किसी नाम से वो क्या कहते हैं, दम भरते हैं कि हम सनातनी हैं। तो सनातन का यही खर्च होता है कि हमारे एक तबके और एक जो हमारा जो इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का तबका है, ये दूसरा बहुसंख्यक है। ये तो गलत बोलेगा कि ये जो है अल्पसंख्यक है। इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबका वो अल्पसंख्यक नहीं है, वो दूसरा बहुसंख्यक है। तो इतने बड़े हिस्से को जो हम नहीं कहते हैं कि सभी जो है वो हिंदू युवा वाहिनी वाले और सभी बजरंग दल वाले, लेकिन उसमें कुछ तत्व हैं, और ये सबकी जानकारी में है, पब्लिक ग्लेयर में है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को वो कितनी अपमानजनक शब्दों से जो है वो संबोधित करते हैं। पंचर पुत्र बोलेंगे, कटुआ बोलेंगे, मियाँ बोलेंगे, जिहादी बोलेंगे, पाकिस्तानी बोलेंगे, देश का गद्दार बोलेंगे। यही जो कट्टरवादी तत्व हैं, हिंदू जो कट्टरवादी तत्व हैं हिंदू युवा वाहिनी और बजरंग दल के। तो एक और तो जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को इन अपमानजनक और घृणित जिनका उच्चारण यानी हम ही नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते। एक तो वो बोलते हैं और दूसरे वो कहते हैं अपने को सनातनी कहते हैं। तो योगी महोदय जरा आप बताइए ना, हमारा सनातन तो कहता है कि हमारा पूरा विश्व ही जो है हमारा कुटुंब है, परिवार है,
हमारी एकता जो है पूरी पूरी मानवता के साथ है। तो आज कम से कम भारतीय जनता दल उसकी शुरुआत कर रहा है, वो भारत के लोगों में ही अपने 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 देशवासियों के बीच से उसकी शुरुआत कर रहा है। उसी सनातन का जो है वो आदर्श की पूरा विश्व ही अपना कुटुंब है, उसमें ये जो कट्टरवादी तत्व हैं, हिंदू वाणी वाले, बजरंग दल वाले, जो कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबका जो कि दूसरा बहुसंख्यक है, उसको पंचर पुत्र और ये क्या क्या जो कि अभी बताया गया। तो ये कदाप जो है, ये कदाप जो है संविधान के आदेशों के अनुरूप नहीं है योगी महोदय। कदाप जो है वो सनातन के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। हालांकि सनातन की कोई भूमिका हमारे संवैधानिक जीवन में नहीं होनी चाहिए। हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे राष्ट्रीय जीवन में किसी सनातन की भूमिका, कोई भूमिका नहीं है। तो योगी महोदय, सिर्फ भूमिका होना चाहिए कि संविधान और उसके बनाए हुए कानून और कानूनों के अंतर्गत बनाए हुए नियमावलियां मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, इसी का वातावरण होना चाहिए। किसी सनातन की कोई भूमिका नहीं है हमारे राष्ट्रीय और सामाजिक और भारतीय जीवन में। ये भी आप समझ लीजिए। जो आप मंदिर घूमते हैं ना, वो भी संवैधानिक रूप से गलत है। इस चीज को समझिए। आपको मंदिर ही घूमना है तो पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दीजिए और फिर अपने आस्था का पालन करिए। लेकिन आप मुख्यमंत्री के रूप में ये संविधान इजाजत इसकी इजाजत संविधान आपको नहीं देता है, सरासर उल्लंघन है। तो ऐसी बात नहीं है। आपके कार्य जो है, जितने भी मुख्यमंत्री हम हमारे देश के, उनमें आपका काम बेहतर है। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं, ये सारे काम जो है वो गड्ढे में गिर रहे हैं। और चुनाव में आप जो है 80-20 की बात करते हैं। ये तो सबसे बड़ा जहर है ना। 80-20 क्या है? ध्रुवीकरण तो हमारे समाज का जो है वो बहुत बड़ा शत्रु है और उसका सहारा आप लेते हैं। तो आपके अच्छे काम भी जो है इसी तरह की जो है वो प्रदूषित अवधारणा की बल जो है चढ़ जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। आप अन्य मुख्यमंत्रियों से काम आपका बेहतर है। लेकिन ये सारे काम आपको सबको जो है वो नलिफाई करके उसको जो है मतलब कि बेअसर करके उसको नेगेटिविटी में ला देते हैं। और देखिए, तो जैसा कि बताया जा रहा है कि हमारे देश में जो चर्चा होनी चाहिए कि हमारा देश कैसे मजबूत हो, चर्चा इस बात की होनी चाहिए। और जितने भी और हमारा विघटन जाए कैसे। और ये विघटन जो है इन्हीं राजनीतिक दलों के द्वारा ही है, जो कि जातिवाद का सहारा लेते हैं, संप्रदायवाद का सहारा लेते हैं, सांप्रदायिकता का सहारा लेते हैं, ध्रुवीकरण का सहारा लेते हैं और देश में नफरत फैलाने का भी सहारा लेते हैं। तो ये कैसे समाप्त हो, इस पर चर्चा नहीं होती। और जरा नमूना देखिए, वो एबीपी न्यूज वाला शायद एक कोई उसका सर्वे दिखा रहा था, शायद 2 हफ्ते पहले की बात है। तो वो ये दिखा रहा था कि देश में जो है ज्ञानवापी और मथुरा का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण रहेगा। तो बता रहा था कि 70%। पता नहीं ये अपने मन से उसने कोई थियरी बना ली या लोगों की मानसिकता की बात कही। यदि अपने मन से थियरी बना ले तो वहां तक तो गनीमत है कि ये इनकी दुष्टता होती है। लेकिन यदि हमारी आवाम जो है मथुरा और काशी पर या ज्ञानवापी पर अपनी संवेदना व्यक्त करेगी तो यह देश कहां जाएगा? सवाल इस बात का। भारतीय जनता दल तो यहां तक भी
लोगों को माने कहने में कोई गुरेज नहीं करता, जो वास्तविकता भी है। हमारा ये मन साफ है तो हमको किसी भी मंदिर की जरूरत नहीं है। हमारा ये मन साफ है तो किसी मस्जिद की जरूरत नहीं। हालांकि लोग कहते हैं कि भाई हमको न रोटी मंदिर देगा न मस्जिद देगा, हम उसकी भी बात नहीं करते, वो भी सत्य है। लेकिन यदि हमारा मन साफ है तो हमको न किसी मंदिर की जरूरत है, न किसी मंदिर में जाने की जरूरत है। ये हमारे संत महात्माओं ने बता रखा है। जब कबीरदास ये कहते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, क्या इसका मतलब है कि पत्थर की पूजा करने से ये भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ की पूजा करने के लिए मैं तैयार हूं। और उसके पहले कहते हैं सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। इसका क्या मतलब है? सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। और जो सत्य का आचरण करते हैं उन्हीं के हृदय में ईश्वर या खुदा वास करते हैं। इसको समझिए ना। तो कबीरदास को कबीरदास हुआ या रहीमदास, लोगों को किसी मंदिर मस्जिद की आवश्यकता है ही नहीं। हम नहीं कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि मैं मंदिर मस्जिद का विरोधी हूं, लेकिन उसके पहले मन का साफ होना, उसका अनुसार आचरण। लेकिन मंदिर मस्जिद को लेकर के वो देश के मुद्दों के ऊपर हावी हो जाए, यह देश को मंजूर नहीं है। एक जो है बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का मुद्दा जो देश के मुद्दों के ऊपर छा गया, यह देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य, सबसे बड़ा वो दुर्भाग्य। कोई ये कहे कि प्रभु राम का जो ब्रह्मांड के प्रतीक हैं वो आकर सिमट गए हैं अयोध्या में, कोई मानेगा? जिनकी व्यापकता जो है पूरे ब्रह्मांड की है, और इन जो ठेकेदार हैं पंथ के या हिंदू सनातन के जो भी हैं, ये दुख है कि उनकी व्यापकता आकर के सिमट गई है सिर्फ अयोध्या में। कौन मानेगा इस बात को? तो भारतीय जनता दल बराबर ये करे भाई पहले अपने विचारों की जो व्यापकता है, जो मन की सफाई है, जो मन की निर्मलता है, पहले उसको लाइए। मंदिर मस्जिद बाद में बनते जाए। अरे किसी ने गलती की है तो वही गलती हम दोबारा करें, ये कतई जो है ये कतई मंजूर नहीं है इस देश को। तो इसीलिए भारतीय जनता दल कहता है कि भाई ज्ञानवापी या काशी या मथुरा बिल्कुल मुद्दा नहीं होना चाहिए। इसी मुद्दे को संवेदनशील मत बनने दीजिए। हमारा देश कैसे मजबूत हो, कैसे आगे बढ़े, कैसे आपसी सुकून आए, आपस में सद्भाव बढ़े, जो है इसकी बात करिए। अब थोड़ी सी जो विदेश नीति के विषय में भी बात कर लेते हैं। तो अब जैसे चीन और पाकिस्तान तो हमारे ये बड़े खतरनाक पड़ोसी हैं या दुश्मन पड़ोसी हैं। तो चीन के विषय में ये जो जीएनपीसी वाले कांग्रेस वाले इस देश को चीन के अपेक्षा जो है गुलाम बना के रखे हुए थे। चीन के मामले में ये कांग्रेस वाले नेहरू से लेकर के वो राजीव गांधी तक इस देश को, चीन के सामने इस देश को गुलाम बना के वो रखे हुए थे। अपनी जमीन भी दे दिया चीन की सेना को चीन की सेना को जो है नेपाल या आज के अरुणाचल प्रदेश में घुसवा भी दिया, और उससे रिश्वत लेकर के चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करके उससे रिश्वत लेकर के चीन के लिए बाजार भी खोल दिया 2008 में। तो चीन के सामने इन गद्दार जीएनपीसी वालों ने इस देश को गुलाम बना के रखा। अब ये नंबर आया है इनका, मोदी महोदय का।
जो मैंने बड़े मियाँ की तो ये करतूत रही, भारत विरोधी और भारत से दुश्मनी वाला। ये आए तो कायरता वाली बात। अब वो चीन जो दूसरे देशों के साथ जो है वो जब भी कोई माने संबंध रखता है, राजनयिक संबंध या क्या कहते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशन रखता है, तो एक शर्त रखता है कि भाई हमारी पहले वन चाइना पॉलिसी को आप मानेंगे तभी आपसे कोई संबंध या बातचीत होगी। वन चाइना पॉलिसी मतलब कि ताइवान को भी चीन का हिस्सा मानिए। ताइवान को बोलते हैं पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जो मुख्य चीन है, जो बड़ा वाला चीन, उसको उसके दो नाम है, कभी बता देंगे। और ये जो ताइवान है अपने को जबकि असली चीन यही है, जिसका शासक जो वो चांगकाई शेक था, असली शासक यही है। लेकिन कम्युनिस्ट वाले आकर के कब्जा कर लिए उसके मेनलैंड पर। अब कहते हैं कि ये ताइवान भी उसी का हिस्सा है। और सारे देशों से जब भी कोई राजनयिक संबंध बनाने की बात आती है, कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने की बात आती है, तो पहली शर्त रखते हैं कि आप जो है वन चाइना पॉलिसी को पहले आप स्वीकार करिए। भारत से भी इन सबों ने लिखवा लिया है कि भारत भी वन चाइना पॉलिसी को मानता है, मतलब कि वो कि ताइवान को चीन का जो मेनलैंड है उसका हिस्सा मानता है। तो यह भी एक तरह की कायरता है। एक तो चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा। कब्जा क्या, मैंने वो तो जो गद्दार नेहरू था वो चीन को दिया हुआ है। और पीओके जो पाकिस्तान के कब्जे में, उसका भी कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान ने उसको दे दिया है चीन को। तो हमारे यानी और तिब्बत जो कि भारत का ही हिस्सा हो सकता था, और भारत का ही हिस्सा जो है होना चाहिए, उस पर भी वो अवैध रूप से कब्जा करके बैठा हुआ। हालांकि उस चीन के द्वारा उस पर अवैध रूप से कब्जा जो है वो उसमें इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू की भूमिका उसका मुख्य उसका हाथ है। तो एक तो खुद ही हमारे भारत की काफी जमीन पर कब्जा करके बैठा है, उसे गद्दार जवाहरलाल नेहरू के कारण। ये जो है इसमें जो मोदी सरकार है, इसकी गिग्गी बंद रहती है, बोले नहीं पाते। लेकिन एक स्वाभिमानी भारत की जो है, हालांकि लोग बोलते हैं कि जयशंकर जी कुछ थोड़ा सा स्वतंत्र रूप से बोलने का अभ्यास करते हैं, लेकिन वो चीन के मामले में नाकाफी है। स्वाभिमानी भारत की जो है चीन के संबंध में जो पॉलिसी भारत सरकार की है, यह होनी चाहिए कि एक तो जो है वन चाइना पॉलिसी को तुरंत खारिज करिए कि ताइवान चीन का हिस्सा नहीं है। और सारा संबंध अच्छा, और अब तक भारत ने ताइवान के साथ राजनयिक संबंध ही नहीं बनाया है। बनाना चाहिए। जब आप ताइवान के साथ संबंध बनाएंगे तो तभी तो मिर्ची लगेगी इसको। और कहिए भाई कि हमारी जमीन पर जो तुम अवैध कब्जा करके बैठे हो, अक्साई चीन वगैरह जो है, और जो है वो पीओके के हिस्से पर, वो हमारा है।